स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कई देश अपने युद्धपोत भेजेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखना जरूरी हो गया है। ट्रंप की चीन, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन से अपील। जी हां, सही सुना आपने, चीन से भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने युद्धपोत भेजें, मदद करें। और एक और बड़ी खबर, सैन्य कार्रवाई जारी रखी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक खत्म कर दिया है। ईरान अभी भी ड्रोन, माइंस या छोटी दूरी की मिसाइलों से समुद्री मार्ग को बाधित करने की कोशिश कर सकता है। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि हमने उनकी मिलिट्री पावर पूरी तरह से जीरो कर दी है, खत्म कर दी है, फिर भी दूसरे देशों से अपील। तो देखिए, सबसे बड़ी आशंका जो इस वक्त हर किसी के जहन में है वो ये कि हॉर्मुज से क्या विश्व युद्ध होगा। ट्रंप की आगे प्लानिंग क्या है? अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। आधा दर्जन देशों से अपने अपने युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट भेजने की अपील कर रहे हैं। ब्रिटेन, जापान, फ्रांस से युद्धपोत भेजने को कहा है। दक्षिण कोरिया और यहां तक कि चीन से भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपील कर डाली है। वो चीन जो कि ईरान का सहयोगी देश है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी दबदबे के खिलाफ एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की ट्रंप तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट में 5,500 अमेरिकी मरीन कमांडोज भेजे गए। जल्द ही तेल टैंकर्स को अमेरिकी नौसेना एस्कॉर्ट करेगी, यह जानकारी सामने आ रही है, जिसका दावा भी ट्रंप ने किया था। P-8A पोसाइडन विमान से निगरानी की जा रही। ड्रोन, सैटेलाइट से हॉर्मुज स्ट्रेट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तेल अवीव लिए चलेंगे। मनीष झा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले तो तेल अवीव से ताजा अपडेट दे दीजिए, क्योंकि लगातार ईरानी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट पर इस वक्त जो बड़ा पेच फंसा हुआ है, उसमें आने वाले वक्त में आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल समीर, सबसे पहले तेल अवीव की बात करूं तो रात 3 बजे से लेकर और अभी पिछले 4 घंटे के दरमियान में कम से कम 6 बार से अधिक ईरानी मिसाइलों के और ड्रोन के हमले हुए हैं तेल अवीव और आसपास के इलाके में। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे पीछे में तेल अवीव में जो अमेरिकी दूतावास की बिल्डिंग है वो है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ईरान का निशाना तेल अवीव के जिस लोकेशन पर है सबसे ज़्यादा, वहीं से TV9 की टीम इस वक्त रिपोर्ट कर रही है। लेकिन हाँ, इजराइल भी उन तमाम गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या होता है, क्योंकि ईरान के खिलाफ आगे की कार्रवाई बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसका कंट्रोल बना रहता है। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि कहाँ तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात की अकड़ थी कि उनके पास दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है, लेकिन कुदरत ने उन्हें जमीन पर ला दिया। कुदरत ने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ऑटोमेटिक तरीके से ईरान का एक डोमिनेंस है। वहां पर वही कहते हैं ना कि जहां पर सुई का काम आए वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है ईरान को, लेकिन IRGC की एक लिमिटेड फोर्स ही हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकती है। और इसीलिए आज की तारीख में वो दुनिया भर में एक तरह से भीख मांगते दिख रहे हैं कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ और मदद कर दो। चीन को इन्वॉल्व करने के पीछे उनका मकसद ये है कि इससे ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक दबाव होगा। लेकिन अब ऐसे वक्त में जबकि हर कोई ये मानकर चल रहा है कि ईरान और अमेरिका के इस जंग में जैसे बहुत फूक फूक कर कदम उठाने होंगे, तो वैसी स्थिति में इतना आसान नहीं होगा कि चीन जैसे मुल्क को ईरान के खिलाफ कर पाना। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब मैं और आप बात करते हैं तो लगातार इजरायली फाइटर जेट ईरान की तरफ स्ट्राइक करने के लिए जा रहे होते हैं, उसकी बहुत जोर से दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव के शहरों में बता रहे सायरन ये बता रहे हैं कि जंग के तीसरे हफ्ते भी ईरान ना थक रहा है, ना रुक रहा है और ना ही उसकी मिसाइलें खत्म होने का नाम ले रही है, जिसको लेकर दावा किया गया था युद्ध के पहले दूसरे दिन कि हमने 80% नेवी खत्म कर दी, 90% मिसाइल खत्म कर दिए। लेकिन यहाँ पर तो देखकर यही लग रहा है कि हर दिन रक्तबीज की तरह ईरान के मिसाइल इजराइल के आसमान में दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेजर जनरल VK दत्ता सर, एक बात बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में कंफ्यूज हो गए?
कभी तो वो ये बोलते हैं कि ईरान जंग हार चुका है, अमेरिका जंग को जीत चुका है। कभी वो ये बोलते हैं कि हमने जो पूरी सैन्य पावर है वो ईरान की तबाह कर दी, बर्बाद कर रही है। और अब वो दूसरे देशों से गिड़गिड़ा रहे, अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने युद्धपोत भेजिए। बिल्कुल करना, देखिए ऐसा है, ये जंग किस मकसद से शुरू की गई, इसका एम क्या था, मकसद क्या था, इजराइल का क्या एम था और अमेरिका का क्या इसके अंदर ऑब्जेक्टिव था कि हम ईरान को किस प्रकार डिफीट करें और हम उससे क्या चाहते हैं। इजराइल चाहता था कि रजीम चेंज हो जाए ताकि वो जो खतरा उन्होंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इजराइल डज नॉट हैव द राइट टू एग्जिस्ट, वो मुद्दा ख़त्म हो जाए। और अमेरिका इसके ऊपर हर्फ कर रहा था कि इसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। अभी आप जंग दो एंड स्टेट को लेके चल रहे हैं, रजीम चेंज और न्यूक्लियर असरा नहीं होना चाहिए ईरान के पास। तो अभी जो आज का स्टेटस में है, आप ना आप रजीम चेंज कर पाए, ना आप उनके जो यूरेनियम एनरिचमेंट यहाँ उसका जो स्टॉक पाइल उसके पास है उसको ख़त्म कर पाए, और उसके साथ साथ में आपने पूरी दुनिया को एक इकोनॉमिक संकट में डाल दिया जिसके अंदर की पूरा जो आपूर्ति है तेल की, गैस की, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों जिसको हम यूरोप बोलते हैं, यहाँ हमारे एशिया की कंट्रीज़ हों, भारत को शामिल, तो ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने। और अब ये चाहते हैं कि सब लोग अपनी नेवी भेज दें। हम क्यों भेजें भाई, जंग आपने शुरू करी, आपको पता ही नहीं आप किस ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं, तो हम आपकी जंग में क्यों उतरेंगे। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है, लीग ऑफ नेशन की कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर कोई अमेरिका लीड कर रहा है, नेटो लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। ये जो पूरा रूल ऑफ लॉ की कहानी हम बात करते हैं, कहाँ गई वो। आप किसके बेस्ट में लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। सही बात है सर, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को तो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ताक पर रख दिया है और ये जंग दुनिया पर थोपी गई है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया पर ही अब इस जंग का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान क्या है। तेल टैंकर की सुरक्षा के हम उपाय करेंगे, अमेरिकी तेल टैंकर्स को सुरक्षा मिलेगी, बहुत जल्द जमीन पर ये योजना, ये प्लान उतरने जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त इस जंग का एपी सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है और जो ऑयल टैंकर्स यहां से गुजर रहे हैं उनकी सुरक्षा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सबसे बड़ी चिंता का सबब। तो हॉर्मुज की सुरक्षा का अमेरिकी प्लान क्या है, यह आप समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो संकट है उसका असर दिख भी रहा है, एशिया पर भी इसका संकट पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। आखिर कैसे अमेरिका हॉर्मुज की सुरक्षा का प्लान तैयार कर रहा है, यह अब आपको बताते हैं। अमेरिका का प्लान क्या है, यह आप समझिए। तेल टैंकर्स के साथ युद्धपोत भी साथ साथ एस्कॉर्ट करते हुए चलेंगे। स्पीड बोट के जरिए सुरक्षित रूट को तैयार किया जाएगा। स्पेशल पनडुब्बी से माइन क्लियरेंस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। जी हां, तेल टैंकर्स को हवाई सुरक्षा कवच भी मिलेगा, ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी भी संभव है। हमले की स्थिति में तुरंत जवाब दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट की भूमिका यहां पर बहुत अहम हो जाएगी। 1987-88 में भी हॉर्मुज में ऐसा ही ऑपरेशन चलाया गया था। हमारे साथ इस वक्त एयर कमोडोर अशविंदर सिंह बहल भी मौजूद हैं। बहल साहब, ये जो योजना है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप करते क्या हैं, कहते क्या हैं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती तो बना हुआ ही है। क्या ट्रंप का यह बयान सीधे सीधे ये नहीं बता रहा है कि वो भी ये मान रहे हैं कि अमेरिका से अकेले तो नहीं हो पाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर जी। आपने अमेरिका की जो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी, जो एक फीलिंग थी कि वो प्रोटेक्टर स्टेबलाइजर है, वो मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, वो वाली साख जो थी इनविंसिबिलिटी की, वो पूरी की पूरी तरीके से टूट चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है। यानी कि गल्फ के अंदर भी लोगों को लगता है कि ये हमारा युद्ध नहीं है, हमें तो वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा और हमें तो बताया भी नहीं जब वो युद्ध के अंदर चला गया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एक टोटल
स्टेटस और सुप्रीमेसी पूरे दुनिया में थी, आज उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा। पहली बात। दूसरी बात, आज उसको ही टीम एफर्ट की बात करनी पड़ रही है, उसी को चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन को बोलना पड़ रहा है कि अपनी यूथ पोतों को भेजो एस्कॉर्ट करने के लिए। इसका यह मतलब है कि इस समय ट्रंप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं इस युद्ध से बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं। सर फ्रस्ट्रेटेड तो इस कदर है कि खार्ग आइलैंड पर हमला कर दिया। सर फ्रस्ट्रेटेड तो इस कदर है, ये जानते हुए भी कि इसका पूरी दुनिया पर कितना भयानक असर पड़ सकता है। और अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर यह कहा है कि यूएई के जो बेसिस थे वहां से अटैक किया गया है और यूएई का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत बड़ा है। खार्ग आइलैंड पर जो हमला हुआ है, ये समझ पा रहे हैं आप कि यूएई इस लेवल पर जाने के लिए क्यों तैयार है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यूएई से भी हमला हुआ, यहां तक भी कहा जा रहा है कि ना केवल मिसाइल्स जो फायर होती है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वहां से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया है, लोअर रेंजेस की आर्टिलरी। यूएई शुरू से अब्राहम अकॉर्ड के अंदर एक मेजर प्लेयर था। यूएई के अंदर बहुत सारे अमेरिकन बिजनेसेस हैं। यूएई के अंदर $21 बिलियन का सिर्फ दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट है अमेरिका का। $50 बिलियन से $60 बिलियन के करीब इन्वेस्टमेंट है एक्सॉन मोबाइल और ऑक्सीडेंटल का जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ है। और कहीं ना कहीं जो क्लोजनेस और मान्यता दिलवाना चाहता था इजराइल की यूएई अरब देश के अंदर, वो कभी भी भाई नहीं थी, ना ईरान को ना अरब देश को अंदर अंदर से। तो कहीं ना कहीं यूएई का जो सपोर्ट था अमेरिका को इस युद्ध के अंदर, वो इसी बात का जो खामियाजा आज भुगत रहा है कि यूएई पे सबसे ज्यादा मिसाइल और सबसे ज्यादा ड्रोन, यहां तक कि जब खर्ग आइलैंड पे अटैक हुआ तो इमीडिएट रिस्पांस फुजैरा की ऑयल टर्मिनल के ऊपर हुआ और सीधे तौर पर उन्होंने बदला लिया है और यूएई पर आने वाले वक्त में और ज्यादा हमले होंगे, इसके संकेत भी दिए हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है। इस बीच खबर यह भी आई है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को यानी आईआरजीसी का यह भरोसा है कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण खो देता है तो वो युद्ध हार जाएगा। सोचिए कितना अहम है होर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान होर्मुज से अपना कंट्रोल खो दे। फारस की खाड़ी में अमेरिकी मरीन कोर की तैनाती भी इसी वजह से की जा रही है। ऐसी संभावना है कि अमेरिकी सेनाएं ईरानी द्वीपों और ईरान के दक्षिण में मौजूद तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का प्रयास कर सकती हैं, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी होर्मुज से सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन बहाल कर सकें। तो ईरान के लिए होर्मुज स्ट्रेट आखिर क्यों बहुत ज्यादा अहम है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल होर्मुज से ईरान की जो रक्षा रणनीति है वो सीधे तौर पर जुड़ी है। नेवी की फास्ट बोर्ड ड्रोन होर्मुज से ही ऑपरेट हो रहे हैं। मिसाइल यूनिट्स का ऑपरेशन भी होर्मुज से हो रहा है। आईआरजीसी की नेवी यूनिट होर्मुज में सबसे ज्यादा सक्रिय है। तेज हमला करो और भागो की जो रणनीति है वो यहीं से अंजाम दी जा रही है। स्ट्रेट बहुत ज्यादा संकरा है, इसलिए ईरान तट से जो हमला है वो संभव हो पा रहा है। केशम, अबू मूसा, ग्रेटर तुनब द्वीप पर ईरानी कब्जा है। ये द्वीप फॉरवर्ड मिलिट्री बेस की तरह काम करते हैं। ईरानी तेल निर्यात के लिए यह बहुत जरूरी रास्ता है। बड़ी बात यह है कि होर्मुज युद्ध का प्रेशर पॉइंट है और यह बात संजय भारद्वाज सर, यह बात ईरान को भी पता है कि अगर उसने होर्मुज स्ट्रेट को लूज कर दिया तो यह जो वॉर है वहां पर भी उसकी हार हो सकती है। आपको लग रहा है ये जो कहा जा रहा है कि इतना बड़ा जखीरा उसने मिसाइलों का या ड्रोन का तैयार कर रखा है, वो पूरी ताकत लगा देगा ताकि अमेरिका यहां पर किसी भी हाल में कंट्रोल ना कर पाए? देखिए करुणा, ये बात हमको समझना पड़ेगा कि युद्ध शुरू होने से पहले ईरान ने ये बात कहा था कि जो होर्मुज जलदमरू है वो हमारे लिए तुरुप का इक्का है। अगर आपने हम पे अटैक किया तो हम होर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इतिहास में पहली बार ये क्लोज हुआ है। देखिए अमेरिका अपने पैतरे चल रहा है, ईरान अपने पैतरे चल रहा है। अमेरिका का जो कूटनीतिक पैतरा है कि उनको पता है कि चीन को भी यहाँ से सारा का सारा तेल एक्सपोर्ट होता है और चीन ईरान के पीछे खड़ा है। तो अमेरिका का कूटनीतिक पैतरा ये है कि चीन को कहो, वो आएगा नहीं, वो मदद नहीं करेगा, लेकिन एक एक्सक्यूज मिल जाएगा अमेरिका को कि पूरा जो जलदमरू है उस पर अपना एकाधिकार कर ले यूए। और इसीलिए खार्ग आइलैंड पे उन्होंने
इतना बड़ा हमला किया है, और वो कोड है एक तरीके से ईरान का। ईरान का क्या पैतरा है? ईरान साफ साफ उसका ये एक तुरुप का एक कर इसको इस्तेमाल कर रहा है कि उसके 3 जो स्टेज स्ट्रेटजी है कि आप सबसे पहले आप सीज फायर कीजिए, नहीं तो हम जलडमरू ब्लॉक क्लोज किए हुए हैं और कर देंगे। दूसरा, आप नेगोशिएट कीजिए, वो हमारे टर्म्स और कंडीशंस पे जो हमारी शर्तें हैं उसको भी कीजिए। और तीसरा जो स्टेज है कि भाई आप क्षेत्रीय जो डी एक्सक्लेशन उसको कीजिए, और उसी को ही उसी स्ट्रेटजी पे ईरान काम कर रहा है और इसीलिए इस्तेमाल कर रहा है इस हार्मुज जलडमरू का। अब बात आती है कि ईरान के पास है क्या, ऑप्शंस क्या है। देखिए वो किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहा है, वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है कि पहली बात कि उसका अपना सर्वाइवल कैसे, उसको एग्जिस्टेंस का। दूसरा आता है कि आप उसको जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात है कि जो जितना भी आप क्योंकि डाइवर्ट हो रहा है जलडमरू की तरफ, तो आप कंट्रोल जो पूरा ईरान क्षेत्र में जो डैमेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना। तीसरा जो है उसका ऑपरेशनल स्टाइल है कि डी एक्सक्लेरेशन करना, कि जितना हो रहा है उसको आप डिटरेंस के माध्यम से आप उसको डिटर कीजिए और उसको खत्म कीजिए। और तीसरा आप लास्ट जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स है कि ऑफेंसिव हो जाइए कि ईयू पे आप अटैक कीजिए, क्योंकि ईयू में सबसे ज्यादा अमेरिकन बेसिस हैं और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है। तो ईरान अपने पैतरे पे काम कर रहा है, अमेरिका अपने पे कर रहा है। बिल्कुल सर, और ये ईरान को भी पता है, इंपैक्ट रीजनल हो रहा है। बिल्कुल, और ईरान को भी पता है कि ये ईरान युद्ध एक तरीके से वॉर ऑफ हॉर्मुज इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है और इसे हर हाल में बचा कर रखना है, और नहीं तो अमेरिका इसके बाद ईरान में जो चाहता है मोटिव है वो पूरा कर सकता है आसानी से। एक और बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने बिछाई है बारूदी सुरंग, अमेरिकी इंटेलिजेंस को लगी है भनक, ऑयल टैंकर पर बारूदी सुरंग से खतरा। सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर, तो ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से जो बाकायदा बारूदी सुरंग है वो बिछाई गई है ऑयल टैंकर्स पर, और लगातार इन बारूदी सुरंगों का खतरा मंडरा रहा है। तो हॉर्मुज के समंदर में बारूदी सुरंग, जी हां, देखिए चुनौती इस वक्त सबसे बड़ी क्या है। हॉर्मुज में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, लगाई हुई हैं, कोई भी जहाज गुजरा तो धमाका होगा, बारूदी माइंस लगी हैं। निशाने पर अमेरिका और यूरोप के ऑयल टैंकर्स हैं। अमेरिका नेटो के युद्धपोतों के मद्देनजर ये ईरानी तैयारी सामने आई है। असर इसका क्या हो सकता है? हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना बेहद मुश्किल है। समुद्री सुरंग की जद में कोई भी जहाज आ सकता है। समुद्री टकराव का खतरा कई गुना यहां पर बढ़ गया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनीष, लेकिन क्या खार्ग आइलैंड पर हमला करके अमेरिका ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है क्या? क्योंकि मुझे याद है 1979 का जो बंधक संकट था, उस वक्त भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को यह सलाह दी गई थी कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने यह सलाह मानी नहीं थी। और इतने दिनों के जंग में सीधे वाया यूएई अमेरिका का खार्ग आइलैंड पर हमला होना, यह क्या बता रहा है? देखिए, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर बहुत ही अनुभवी राजनेता थे और बहुत सोच समझकर फैसला लेते थे। लेकिन ये तो ट्रंप हैं, ट्रंप के बारे में क्या ही कहा जाए। मुझे बहुत सारी हिंदी की कहावतें एक साथ याद आती है कि बर्रे के छत्ते में हाथ डालना हो, या फिर आ बैल मुझे मार हो, या कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार देने की बात हो। इन सब का परिणाम आप जानते हैं। देखिए, अमेरिका को ये समझना चाहिए था कि वो एक ऐसा कदम उठाने जा रहा जिसका परिणाम केवल अमेरिका को नहीं बल्कि दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रीट के साथ वही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुदरत ने हॉर्मुज स्ट्रीट के पास ऑटोमेटिक तरीके से ईरान को एक डोमिनेंस दे रखा है। महज 2700 मीटर चौड़ी उस स्ट्रीट में कोई भी जहाज जाएगी तो उसको रोकने के लिए, वहाँ उससे स्ट्रीट को चोक करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ईरान को ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एक एडवांटेज ईरान के पास है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ने ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के आसपास के सलाहकारों ने उन्हें कहा नहीं होगा, बिल्कुल कहा होगा। लेकिन फिर वही बात है कि अगर सबकी बात मान ले तो ट्रंप कैसे होंगे। और अब ऐसी स्थिति में जब वो फंस गए हैं वहाँ से, तो वहाँ पर दिक्कत ये है। बात ये नहीं है कि वहाँ पर वो नेवी नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आप कब तक नेवी लगा कर रखेंगे? और दूसरी बात है, आपकी नेवी को कोई छोटा सा ड्रोन आएगा और वो आकर नुकसान पहुंचा जाएगा। अगर वहाँ पर आपका वॉरशिप डूब गया तो फिर समझिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट बिल्कुल हमेशा के लिए ट्रंप के बेवकूफ़ी के फैसले के लिए जाना जाएगा।
जी बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। और वीके दत्ता सर, मुझे एक बात बताइए, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि ये जो ट्रंप है उनकी जिद का ही नतीजा है कि कहां तो बातचीत हो रही थी और अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमले का आदेश दे दिया गया। जो मौजूदा हालात और पूरी दुनिया अब सफर कर रही है, क्या आपको लग रहा है, मैं अमेरिका का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं वो वक्त बहुत करीब है जब वर्ल्ड वर्सेस ट्रंप हम देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो कार्रवाई अमेरिका ने करी है, जो इजराइल की मदद करी है इन्होंने, इजराइल की बहस के ऊपर करी है, इसके अंदर इन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर झटका मार दिया है। पूरी जगह पे त्राहिमाम चल रहा है गैस की आपूर्ति का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आपूर्ति का। आप ये मान के चलें कि जो गल्फ ऑफ होर्मुज़ के या पर्शियन गल्फ के माध्यम से जितना तेल और गैस निकलता है वो यूरोप में भी जाता है, साउथ एशिया में भी आता है, और जो एविएशन फ्यूल और ख़ास करके जो एलपीजी, ये सारा यहीं से मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा रशिया और अमेरिका भी इसको करता है, लेकिन उसकी जो खपत है या उसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से एक बड़ा इकनॉमिक ट्रेड मिलता था पूरी दुनिया को। अभी आप जब इस रूट को बंद कर देंगे, इसको खोलने के अंदर मुश्किल होगी, तो दुनिया के अंदर जितने स्टॉक्स हैं, उनके रिजर्व्स हैं, वो चंद दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो और भी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाएगी और पूरी दुनिया अमेरिका को कोसेगी कि आपने क्या किया। आपने एक तरफ बातचीत कर रहे थे, ईरान बोल रहा था हम शायद किसी समझौते पे पहुंचने वाले हैं, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करने को तैयार थे, सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम को नहीं करने को तैयार थे वो, तो इन्होंने उसके बीच में हमला कर दिया और इससे एक तरह से धोखा दिया। सबसे बड़ी बात तो सर यही सामने आई है कि जो जिनेवा में मीटिंग हो रही थी, उससे पहले मस्कट में जो मीटिंग हुई, ईरान इस बात के लिए रजामंद हो गया था, उसने अपनी रजामंदी दे दी थी कि जो तकरीबन 450 किलो संवर्धित यूरेनियम है उसे वो सौंपने के लिए तैयार हैं। हैरानगी इस बात की है कि इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया इजराइल के कहने पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।